प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके यूपीटीटी 2021 यानी 2021 के अनुसार सिलेबस में गणित का पोर्शन कितना है, गणित का अंश कितना है। इसमें मैंने एक तरफ आपके प्राइमरी सेक्शन के यानी कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम को एक्सप्लेन किया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जूनियर स्तर का पाठ्यक्रम है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्राइमरी परिषदीय विद्यालय में आपको अगर शिक्षक बनना है तो आपको टीईटी पास करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अच्छा, इसमें कुछ अंश सीटीईटी के भी आते हैं जिसको मैंने स्पेशली अलग से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि लगभग सिलेबस सेम ही है। तो टीईटी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसमें गणित का जो सिलेबस है उसमें मैंने एक साइड में लिखा पाठ्यक्रम गणित का। उसमें मैंने क्या क्या लिखा है मैं आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूँगा। ये लेटेस्ट सिलेबस जो जारी किया गया है पीएनपी के द्वारा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ प्राथमिक के स्तर की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आती हैं वो मिलती रहें अनवरत रूप से और आप उनसे लाभान्वित होते रहें बिना किसी हिचक, बिना किसी बाउंडेशन के। और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप उन तक शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने प्राथमिक स्तर का एक और लिखा है और जूनियर स्तर का दूसरी ओर। मैं एक एक करके प्राथमिक स्तर की तरफ की बात करता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट या टॉपिक दिया हुआ है वो है संख्याएं, नंबर्स, जिनमें संख्याओं का आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। हमारे 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जिनमें आपको कैसे कौन सा ऑपरेशन पहले करना है इसके लिए आप एक रूल पढ़ते हैं, बॉडमास रूल। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, बॉडमास रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी नंबर के ऑपरेशंस को, वो हम इसमें देखते हैं। दूसरा है लसा एवं मासा, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने क्लास 4th से पढ़ना शुरू किया है, लेकिन अब आप चूँकि हो सकता है कि कन्फ्यूज़न रहती हो आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में, तो ये आज जब आप पढ़ेंगे तो दूर होगा, जिसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आपको पता है कि लसा क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का। लसा या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर्स के टेबल में आती है। उन सारे नंबर्स के पहाड़े में वह संख्या सबसे पहले आएगी, उसी को हम बोलेंगे लसा। एक दी हुई संख्याओं के यानी कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए। किन्हीं भी दो संख्याओं या दो से ज़्यादा संख्याओं के लसा एक ही होगा, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स कई सारे होते हैं, अनंत होते हैं, लेकिन सबसे छोटा हम लेते हैं। मासा क्या होता है बेटा? मासा जो होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का, वो उन दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब महत्तम समापवर्तक, वह ऊंचे से ऊंचा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों संख्याओं को भाग कर सके, वह कहलाता है मासा। तो यहाँ पर हम गुणक की बात करते हैं, यहाँ पर हम फैक्टर की बात करते हैं। चलिए, तीसरा है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। आपको पता है कि किसी पार्ट ऑफ होल को या पूर्ण संख्या के अंश को लिखने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं वो होता है भिन्न। भिन्नें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कैसे उनमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग के अंतर्गत। अगला है आपका दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग। तो आपको पता है कि भिन्न और दशमलव में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि हर भिन्न को आप दशमलव में लिख सकते हो और हर दशमलव अपने भिन्न में लिखा जा सकता है। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? जब किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में लिखा जाता है तब वो बन जाती है दशमलव। चलिए, अगला है ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। ये आपने पढ़ा होगा कि जब हमको कई सारी संख्याओं की या कई सारी राशि की वैल्यू दी जाती है और उससे हमें किसी
डिजायर्ड या इच्छित राशि पर पहुंचना होता है तो हम कैसे करते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा कि पहले हम भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं। इनके कुछ ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आगे है प्रतिशत, परसेंटेज। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये वाइब्रेंट और सबसे हम कहते हैं कि हॉटेस्ट टॉपिक होता है। प्रतिशत से तो ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो प्रतिशत आपको पता है कि आउट ऑफ 100 किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना, किसी राशि को देखना। देखिए मैंने लिखा हिंदी में है, आप क्योंकि बहुत से लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से अगर हैं तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दोनों ही भाषाओं में कर रहा हूँ। अगला टॉपिक है लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है जब भी किसी विनिमय किया जाता है कि नहीं वस्तुओं का या खरीद फरोख्त की जाती है तो उसमें या तो लाभ होता है और या हानि होती है। दो ही शर्त पर हम किसी बिजनेस को, किसी भी सौदे को करते हैं। अगला है साधारण ब्याज। ब्याज भी आपने पढ़ा हुआ है और आप इसको डेली लाइफ में देखते भी हैं। हर किसी का खाते में बैंक में खाता होगा, हर किसी का कहीं ना कहीं पैसा जमा होगा, हर कोई कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वॉल्व करता है। तो आपकी जमा राशि पर या दी गई राशि पर जो आपको अतिरिक्त धन मिलता है किसी नियम और शर्त के अनुसार दिए हुए समय अवधि में, वो होता है हमारा साधारण ब्याज। इसको भी हम देखेंगे। इसके भी 4 या 5 ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम इसके क्वेश्चन्स को जो आप नॉर्मली 5 से 10 मिनट में लगाएंगे वो आप विद इन 20 या 30 सेकेंड्स में लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ज्यामिति। अब हमारे पास ज्योमेट्री का सेक्शन आता है। इतना तो सब अरिथमेटिक का था, ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से क्या क्या आता है, आकृति एवं पृष्ठ। आकृतियाँ क्या होती हैं आपको पता है, यूक्लिड कहे जाते हैं ज्यामिति के पितामह। तो आकृतियाँ, शेप्स कैसी होती हैं अलग अलग। ट्रायंगल हो गया आपका, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, वृत्त हो गया। उनके पृष्ठों को कैसे हम निकालें, जैसे अगर त्रिभुज दे दिया है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। कोण, त्रिभुज एवं वृत्त अलग से लिखा हुआ है, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप पढ़ेंगे अगले आने वाले वीडियोज़ में। धन, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये है धन, रुपया और पैसा। अगला है मापन। मापन में हमें क्या क्या मापना होता है, मेजरमेंट। क्या क्या करते हैं हम, टाइम का मेजरमेंट। तो टाइम का मेजरमेंट आप कैसे करते हैं, क्लॉक से या वॉच से। तौल मतलब किसी चीज़ को तौलना। धारिता मतलब कैपेसिटी, किसी चीज़ में किसी भी लिक्विड को या गैस को कंटेन किया जाए तो वो। लंबाई एवं ताप। लंबाई किसी भी चीज़ की निकालना हो आपको, दूरियां निकालनी हो, और तापमान किसी भी वस्तु का निकालना हो, तो उन सब का मापन हम इसमें देखेंगे। अगला है परिमिति या परिमाप। परिमिति या परिमाप का अर्थ यह है कि किसी भी शेप का, किसी भी आकृति के हम बाहरी जो बाउंड्री कह लें उसकी जो हम नाप करते हैं तो वो कहलाती है हमारी परिमिति। इसमें हमारे पास क्या क्या है, त्रिभुज है, आयत है। त्रिभुज पहला सबसे छोटा पॉलीगन होता है, उसके बाद आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज का विशेष रूप होता है वर्ग और आयत। उसके बाद हम देखते हैं, आपको पता है कि त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। उसके बाद भुजाओं के आधार पर समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसे ही चतुर्भुज भी आपके विषमबाहु चतुर्भुज हो सकते हैं, आपका वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये सारे अलग अलग प्रकार हैं जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर का क्या काम है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि मान लिया किसी वर्ष के जनवरी 1 को दिन था सोमवार, और 10 साल बाद मार्च 21 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैलेंडर से लगाएंगे। अगला है आंकड़े, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डेटा। तो डेटा क्या होते हैं, किस तरीके से डेटा को हम लिखते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, उनका इंटरवल क्या होता है, ये सब चीज़ें। आगे है आयतन, धारिता, घन, घनाभ। आयतन धारिता जैसे हमने पहले ही देखा था यहाँ पर, उसी का एक बृहद रूप होगा, फॉर्मूले लगाएंगे। धारिता भी वही है, घन, घनाभ। घन और घनाभ का जो आयतन होता है वो हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि घन और घनाभ त्रिविमीय संरचनाएं हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। अगर सारे किसी भी पॉलीहेड्रॉन के, किसी भी त्रिविमीय संरचना की अगर सारी फलकें कैसी हों, स्क्वायर हों,
तो वो कहलाता है घन। और अगर वो जैसे कि आपने आइस क्यूब देखी होगी या रूबिक्स देखा होगा, या फिर और भी क्यूबिकल, आपने वो लूडो खेला होगा, उसका जो डाइस होता है, ये सब क्यूबिकल फॉर्म होते हैं घन के रूप में। क्यूबॉइडल जैसे माचिस, किताब, आपका मोबाइल फ़ोन, ये बोर्ड, ठीक है, ये आपका कमरा, मकान, ये सब क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। फिर क्षेत्रफल में आप पढ़ेंगे आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग और आयत में अंतर सिर्फ इतना होता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। डिटेल में मैं क्वेश्चन जब लेकर आऊँगा तो आपको क्लियर होगा। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको कम से कम ये दिमाग में रहे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि गणित बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए, हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, उन्हीं पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर छोटी सी मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर आप फ़ोन लेने जाते होंगे तो आपको बहुत सारे फ़ोन बताए जाते होंगे, या आप इंटरनेट पे बहुत सारे फ़ोन सर्च करते होंगे, लेकिन चुनना तो आपको एक है ना। तो आप अपनी आवश्यकताओं और अपनी प्रायोरिटीज़ के अनुसार चुन लेते हैं। ऐसे ही गणित में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, जिस को हमें पेपर में फेस करना है, हमें उसको पढ़ना है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद रेलवे या बस समय सारणी। आपको पता है कि टाइम टेबल जो है वो 24 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का समय नहीं होता, लेकिन हम लोग डेली लाइफ में 12 घंटे की समय सारणी का पालन करते हैं। तो कैसे 12 घंटे के समय सारणी को 24 घंटे के, या 24 घंटे की समय सारणी को 12 घंटे से रिलेट कर पाएंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, यानी कि डेटा को हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी प्राथमिक के गणित के क्या कह सकते हैं हम, इस सिलेबस के पार्ट हैं, जिनको हमें पढ़ना होगा। आने वाले वीडियोज़ में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम जूनियर स्तर की। तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी का स्तर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, या हम कह लें कि कम होता है, और जूनियर का स्तर चूँकि नाम ही बड़ा है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि ये गणित जो होती है केवल गणित ही होती है उसमें प्राइमरी में, लेकिन जब आप जूनियर की बात करते हैं तो विज्ञान भी होता है। तो हालांकि 30-30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं हम इनको कि जूनियर स्तर में क्या होता है। तो जूनियर स्तर का जो टॉपिक है हमारा, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं सिंपल काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अगर उसी में हम 0 का भी समावेश कर लें, 0 का भी समावेश कर लें, तो वो हमारा बन जाते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और अगर हम इन्हीं संख्याओं का रेशियो ले लें, यानी कि हम इनका अनुपात ले लें, तो वो रेशनल नंबर बनते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर ये भी जानना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो वो अगले टॉपिक में दिया हुआ है, पूर्णांक, कोष्ठक, लसा एवं मासा। तो पूर्णांक, अच्छा हाँ, हो सकता है आपको ये दिखाई न दे रहा हो, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है और मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है, मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है। तो देखिए, हमारे पास अगला टॉपिक आता है पूर्णांक, कोष्ठक, लसा एवं मासा। तो लसा और मासा का मैंने जिक्र अभी पहले किया। यहाँ पर कोष्ठक आ जाता है। तो बेटा कोष्ठक क्या होता है, आपको पता है कि 3 तरीके के कोष्ठक होते हैं। एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। इसको बोलते हैं छोटा, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेसेस या स्मॉल ब्रैकेट, या पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट या मझला कोष्ठक। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक। तो ये आपको पढ़ना होगा। तो ये आपको, मैंने अभी बॉडमास रूल लिखा हुआ था, तो वहाँ से आपको बताया था कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्गमूल और घनमूल। वो यहाँ नहीं था, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो वर्गमूल और घनमूल पढ़ने के लिए आपको वर्ग और घन का आइडिया होना आवश्यक है। जब किसी संख्या का घात 2 होता है तो वर्ग होता है, घात 3 होता है तो घन होता है। अगर किसी संख्या का वर्ग हमको दिया है तो उसका वर्गमूल वह संख्या होती है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर के दिया हुआ अंक देती है। घनमूल होता है जब जो कोई संख्या खुद से ही 3 बार गुणा करके हमको फाइनल रिजल्ट देती है। चलिए आगे देखते हैं। सर्व समीकाएँ,
सर्व समीकरण यानी कि इक्वेशंस। इक्वेशंस हमको कैसे सॉल्व करनी होती हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। बीजगणित, देखिए यहाँ पर बीजगणित नहीं था लेकिन यहाँ पर बीजगणित है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का पार्ट है, उसमें चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, मतलब आपके पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट और पावर ऑफ वेरिएबल्स पढ़ना होगा। आपको पता है कि अलजेब्रा जो होती है उसके दो ही स्तंभ हैं, एक होती है चर संख्या और एक होती है अचर संख्या। अचर संख्या का मान नियत होता है और किसी भी चर संख्या का मान अचर संख्या के रूप में ही लिखा जाता है, और जो चर संख्याएं होती हैं इनका मान परिवर्तित भी होता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो ये आपने पढ़ना है। उसके बाद उनकी घात के बारे में पढ़ना है, जैसे x की पावर m, x की पावर n, ये सब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स। अगला है बीजीय व्यंजकों का योग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बीजीय व्यंजक, आपको पता है कि जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का, तो व्यंजक बनते हैं। तो दो व्यंजकों को हम कब जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं, कब गुणा करेंगे, कब भाग करेंगे, उनकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे केवल हम सजातीय पदों का ही योग और घटाना कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किन्हीं भी पदों को सजातीय हो या विजातीय हो उनका आप गुणा या भाग कर सकते हैं, लेकिन घटाना और जोड़ने के लिए आपको बीजीय व्यंजकों का सजातीय होना कंपल्सरी देखना पड़ेगा। एनीवे, आगे चलते हैं। व्यंजकों की डिग्री, हाईएस्ट पावर आपके किसी भी टर्म की क्या है। एक, द्वयम, त्रिपदी, इसको आप मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोलते हो, उनकी अवधारणा, उनमें स्क्वायर कैसे होता है, कैसे उनमें क्यूब होगा, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, कैसे डिवाइड होंगे, ये सब का कैसे आप कॉमन लोगे, इन सब की बातें हम करेंगे आगे आगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको मैं बताता जाऊंगा। अगला है युगपत समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करेंगे तो जो जनरल मेथड है वो लंबा मेथड होता है, लेकिन मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप इजीली जो क्वेश्चन आप 1 से 2 मिनट में लगाओगे वो आप 20 से 30 सेकंड में लगा ले जाओगे। एनीवे, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज। अब देखिए, रचना करने को तो आपसे आएगा नहीं कि आप पेंसिल लीजिए, स्केल लीजिए और ये चतुर्भुज की रचना करिए। वो ऑलरेडी आपको रचना करके देगा और आपसे उससे कुछ पूछेगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा कि कोण क्या होगा, या इस रेखा की लंबाई क्या होगी, या ऐसे ही संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा। तो समांतर रेखाएं, आपको पता है जब दो रेखाओं के बीच में अंतर समान हो तो समांतर रेखाएं, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे रेलवे की दो पटरियाँ, आपकी किताब के दो किनारे, जैसे मेरे बोर्ड के दो किनारे, जैसे सीट के दो किनारे, आपके बेड के दो किनारे, ये कभी नहीं काटने वाले, आपके मोबाइल के दो किनारे। तो जब भी दो संख्याएं, दो रेखाएं किसी एक दूसरे पर नहीं ओवरलैप होती तो वो समांतर होती हैं। एनीवे, चतुर्भुज की रचना और त्रिभुज के बारे में पढ़ना। जो त्रिभुज तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, तो वृत्त आपको पता है, हम यहाँ से भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी पढ़ेंगे। देखिए, मैं सेपरेटली नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं जब प्राइमरी पढ़ा दूंगा उसके बाद ही जूनियर पढ़ाऊँगा। तो देखिए, टॉपिक्स आपके उसी से रिलेटेड रहेंगे, तो इसलिए आप एक एक करके दोनों देखिएगा। वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, तो वृत्त आपको पता है कि द्विविमीय रचना होती है, इसमें भुजाएं नहीं होती, एक केंद्र होता है और उससे हम एक परिधि खींचते हैं। परिधि की दूरी केंद्र से सदैव नियत होती है, वह दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या का दूना व्यास कहलाता है। सरकमफरेंस या परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। ये सब चीज़ें हमें पढ़ना होगा। और चक्रीय चतुर्भुज, आपको पता है कि जब किसी वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि पर 4 बिंदुओं को लेकर के कोई चतुर्भुज बनाया जाता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। 4 से 5 कॉन्सेप्ट है, 4 भी कॉन्सेप्ट में, 3 ही कॉन्सेप्ट में आपका ख़त्म हो जाएगा। अगला आता है वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथ्स। देखिए, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें से लाभ हानि और प्रतिशतता तो हमारा यहाँ भी था। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, कर, वस्तु,
विनिमय प्रणाली, यानी कि एक्सचेंज करना किसी भी गुड्स को, उनको हमें यहाँ पर गुड्स एक्सचेंज सिस्टम वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो आपको पता है कि नहीं भी, जब दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करते हैं तो रेशियो लेते हैं। जब चार या तीन संख्याएं आपस में इस तरीके से होती हैं कि पहली दो की तुलना दूसरी दो की तुलना के समान होगी तो हम कहते हैं समानुपात में है। प्रतिशतता आपको पता है, जब हम आउट ऑफ 100 किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप जब हाई स्कूल में पास हुए और आपका जो भी स्कोर आया, या जो आपने बीएड या बीटीसी का एग्ज़ाम दिया उसका जो स्कोर आया, तो आपसे एग्ज़ाम में या पेपर में पूछा जाता है, या जब आप फॉर्म भरते हैं तो पूछा जाता है कि परसेंटेज क्या है, या आपकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज क्या है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस पर जो आधारित प्रश्न होंगे लगभग 3 से 4 तरीके के, वो मैं आपको बताऊंगा। लाभ हानि मैंने पहले डिस्कस किया, साधारण ब्याज में पहले ही कर चुका हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज होता है जब आपके मूलधन पर जो साधारण ब्याज लग करके आपको ब्याज मिलता है, जो मिश्रित धन बन जाता है, उस पर जब फिर से वही ब्याज लगने लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, इसलिए जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप बेहद अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ज़रा सा स्लिप हो तो आंसर नहीं देता, फिर आपको नॉर्मल तरीका ही लगाना होगा। लेकिन जो शॉर्टकट्स हैं उनको जब आप लगाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कर, टैक्सेशन, किसी भी चीज़ को जब तैयार करके और बाज़ार में उतारा जाता है तो उस पर सरकार का रोल होता है। वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या हमारे स्थानीय सरकारें हों, तो वो सब अपना शुल्क लेती हैं जिसको हम कर बोलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सब देखेंगे आगे। बैंकिंग में हमारा क्या क्या आएगा, वर्तमान मुद्रा, बिल व कैश मेमो। इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी चूँकि हमारे सिलेबस में है तो मैं आपका 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। कैश मेमो, बिल वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, देखिए यहाँ पर केवल और केवल उन्होंने आंकड़े लिखे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सांख्यिकी लिखा है, इसका मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा होगा। सांख्यिकी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, हमारी जो हमारे संख्याएं या हमारे पास जो भी सूचनाएं होती हैं, वो जब किसी अंक के रूप में या किसी फिगर के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं, उनको प्रोसेस करके जब हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो इस स्टडी को बोलते हैं सांख्यिकी। भारत में एक ही सांख्यिकी का इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। चलिए देखते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कैसे आप क्लासीफाई करेंगे। पिक्टोग्राफ, पिक्चर्स की मदद से जब हम किसी इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, जिसे आप मीडियन, मीन, मीडियन और मोड बोलते हो, ठीक है। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये सब हम आपको बताएंगे। पाई एवं दंड चार्ट, पाई चार्ट क्या होते हैं, जो सर्किल वाले चार्ट होते हैं, और दंड चार्ट यानी बार ग्राफ, उनको हमको खींचना नहीं होगा, हमको दिया होगा। हमें या तो अगर पाई चार्ट कह रहा है तो हमसे कोण पूछेगा, दंड चार्ट दिया है, पाई चार्ट में हमसे कोण पूछ सकता है या कोण दिया होगा वैल्यू पूछ सकता है, और दंड चार्ट में हमको लेंथ दी होंगी बार ग्राफ्स की, तो हमसे या तो ये पूछेगा कि किसी ईयर, मान लीजिए हमें किसी फैक्ट्री के संबंधित उसके प्रोडक्शन और सेल संबंधित हमको उसने एक चार्ट दे दिया, तो हमसे पूछेगा कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, किन 2 ईयर में प्रोडक्शन डिफरेंस सबसे कम था, किन 2 ईयर में सबसे ज़्यादा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। उसके बाद आएगा अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र। आपको एक ऐसे इकट्ठा करके डाटा दे दिया जाएगा और फिर उनसे आपका मतलब वहाँ पर आपको ग्राफ नहीं खींचना है, वहाँ पर पहले से खींचा होगा, आपको तय करना है कि कौन सा सही होगा। इस तरीके से मतलब इसकी प्रोसेसिंग करनी होगी आपको, कहने का मतलब ये था। अगला है संभावना, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी में ये नहीं है, जूनियर में है। प्रोबेबिलिटी है, मुझे लगता है बहुत से लोगों को एक टफ टॉपिक लगता है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे और इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको बेहद आसान टॉपिक लगेगा, ठीक है। ग्राफ, दंड यानी कि बार, आरेख एवं मिश्रित दंड आरेख। कई बार हमको मिक्स्ड इंफॉर्मेशन दी होती है, डबल बार ग्राफ दिए होते हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे और उनसे आंसर निकालेंगे। और माय डियर लास्ट में जो आपका दिया हुआ है कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन, आपने पढ़ा हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति नाम का आपने एक चैप्टर पढ़ा है। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपकी मैथ्स में 12th क्लास में एक अच्छा खासा पोर्शन होगा, वो आपको देखना होगा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी दी हुई आकृति का
क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, ये सब हमारा मेंसुरेशन में आएगा। और घातांक किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो कि हमें दे दिया गया 7 की पावर 465 और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके एक्सपेंशन में जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी। तो इस तरीके से हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे इनको सॉल्व करना होगा। तो मैंने आपके सामने दोनों ही डिस्कस किए हैं। एक चीज़ जो मैंने डिस्कस नहीं किया है वो ये है इनका साइकोलॉजिकल पार्ट। तो मैं पढ़ देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चूँकि लैक ऑफ स्पेस था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो जो प्राइमरी का है मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। प्राइमरी का है आपका अध्यापन संबंधी मुद्दे। उसमें है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम के कार्यनीतियों को समझना, जो कि हमारे साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। आपने अगर बीएड या बीटीसी कुछ भी किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा इसको। अगर आप गणित के फील्ड से हैं तभी आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको वहाँ बताया गया होगा। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों 10th तक हमारे सारे करिकुलम में कंपलसरी है मैथमेटिक्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। गणित की भाषा क्या है, किस तरीके से बच्चों को समझाया जाएगा। सामुदायिक गणित क्या होती है, कम्युनल मैथमेटिक्स। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम में अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये हमारा प्राइमरी का टॉपिक है जिसके 1-2 क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो हमारा जूनियर का सेक्शन है इसमें भी हैं हमारे वही चीज़ें हैं, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। तो टॉपिक दोनों में सेम है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी का कोई स्तर नहीं है। जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है वो 5 तक पढ़ने के बाद 6 में ही तो आएगा। तो जो समस्याएं उसके साथ हो सकती हैं कि 5th में ना रिमूव हुई हों या प्राइमरी स्तर पे ना दूर हुई हों, तो उनको दूर करने का आपके पास जिम्मा जूनियर में होगा। तो दोनों जगहों पर आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और जब आप एक शिक्षक के रूप में जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे, उस ज्ञान को कैसे देंगे ताकि वो बच्चा अधिकाधिक सीख पाए और अपने जीवन में परिवर्तन ला पाए। क्योंकि अध्यापक का क्या अर्थ होता है, अध्यापक का काम ही ये होता है कि वो किसी बच्चे के जीवन में परिवर्तन ला दे। मेरे, आपके, हर किसी के जीवन में कोई न कोई अध्यापक जरूर ऐसा मिला होगा जिससे आपको सर्वाधिक प्रेरणा मिली होगी और उसने कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इतना उत्साहित किया होगा कि आप अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को पा सकें। तो ये हम इस प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में समान रूप से देखेंगे। तो आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए या वेबसाइट पर जाइए, जो ऑथोराइज्ड वेबसाइट है उस पर भी आपको मिलेगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से मैंने इसका प्रिंट निकाला हुआ है आप भी इसका एक प्रिंट निकालिए और जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर इसको पेस्ट करिए, ताकि जब आप इसको देखते रहेंगे और आपके पास हाइलाइटर होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नहीं भी हाइलाइटर है तो आप पेन से उन सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलें जिनको आप पढ़ चुके हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही जो पढ़ चुके हैं उसको करिए, कहीं से भी आपने पढ़ा है तो उसको अंडरलाइन करते चलिए। इससे क्या होगा, आपको बार बार रिवर्स गियर नहीं लगाना पड़ेगा कि आप फिर से घूम करके आएँ और देखिए यार ये तो मेरा छूट गया, फिर से आए कहीं, अरे यार इसमें मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं। क्रमबद्ध तरीके से हम चलेंगे। जैसे मैंने लास्ट के जो 2 वीडियोज़ आपको दिए हैं उसमें मैंने क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए, सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को आंकिए एक बार, लेकिन मैंने उन्हीं को नहीं कंटिन्यू किया है। मैंने यहाँ सिलेबस आपको इसलिए दिया है ताकि अब आप ये भी जानो कि क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आप इन सब का या तो हाथ से लिख लें, अति उत्तम, नहीं तो प्रिंट आउट ले लें। 2-4 रुपये का, 5 रुपये का एक प्रिंट आउट बनेगा, उससे आप निकाल लें और अंडरलाइन करते रहें। और जिन टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूज़न आती है, जैसे अब मान लीजिए मैं इसमें से एक टॉपिक उठा लूँ, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, सिर्फ नाम छोटा सा है। साधारण ब्याज में कई तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आ जाएगा, आपको सब कुछ दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको समय दे दिया गया, प्रिंसिपल दे दिया गया, आपको मिश्र धन दे दिया गया, अब आपसे रेट पूछा जा रहा है तो आप कैसे लगाएंगे, या
किन्हीं दो राशियों को समान समय पर समान रेट के पर जमा कर दिया गया। एक पर और दूसरे पर जो मिला हुआ हमको मिश्रित धन है उसका अनुपात दे दिया गया। अब आपसे मूलधन पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही करीब 5 या 6 सब टाइप के इस पे सवाल बनते हैं, तो वो आप एक एक करके सब पढ़ेंगे तो ये जो देखने में छोटी सी गागर लग रही है ये वास्तव में बहुत बड़ा सागर है, ठीक है। या ये जो गागर आपको छोटी सी दिख रही है बहुत बड़ा सागर है। तो हम क्रमबद्ध जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और एक एक टॉपिक को हम जान पाएंगे। आपके पास होना क्या चाहिए, कुछ किताबें पहले से मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके पास अगर प्राइमरी लेवल की कोई किताब है जिस समय आपने पढ़ाई की होगी, हालांकि बहुत से लोगों के पास नहीं होगी, तो आप क्या करें, आप यूपी बोर्ड की 1 से 5 तक की किताबें उठा लें गणित की, और एक बार छोटे बच्चे बन करके उसको एक तरफ सरसरी निगाह से सॉल्व कर डालिए। 1, 2, 3 में तो आपके लिए कुछ होगा ही नहीं, लेकिन आप पढ़िए उसको। पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी हैं और मेरे 120 नंबर थे 150 में से, और गणित में मेरे 26 नंबर थे, अंग्रेजी में मेरे 30 थे पूरे। एनीवे, मेरा लक्ष्य है कि आप कम से कम 140 135 अंक तो हासिल ही कर लें। मेरे समय में मुझे तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया था, स्वयं से मैंने जो तैयारी की थी और मैं जो पढ़ा रहा था वही सब मैं कर पाया। लेकिन आपके पास अवसर है, अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ते रहिए और इन सब की तैयारी करते रहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, हर एक टॉपिक के हर एक सेक्शन पर, ताकि एक ओर से आपका सब कुछ क्लियर होता रहे। आपके अगर कोई सुझाव हैं, आपका कुछ कमेंट करना है या कुछ मुझे जानकारी देनी है तो आप नीचे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ अगर पॉसिबल है, नहीं तो उसको रीड करता हूँ और आगे की वीडियो में कोशिश करता हूँ कि उसको इंक्लूड करूँ अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो उस पर कई सारे लोगों का कमेंट आएगा तो मैं उस पर रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आपसे आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स देता रहूँगा, और जहाँ भी रहें आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें, और ईश्वर आपको जहाँ पर भी रखे हुए हैं वहाँ आप खुशहाली का केंद्र बनते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे बढ़ते रहिए।